Episode 1 The Universe. Yes, the quest begins here. ये है एक शोध का प्रयास, एक सीकर की जर्नी फ्रॉम कॉस्मोस टू कॉन्शियसनेस। हम इस जर्नी को 3 पार्ट्स के थ्रू एक्सप्लोर करेंगे। पहला, आउटर स्पेस, जहां हम समझेंगे यूनिवर्स और यूनिवर्स का हमारे साथ कनेक्शन। दूसरा, इनर सेल्फ, जहां हम खुद को समझेंगे। और तीसरा, कनेक्शन बिटवीन द टू, जहां हम देखेंगे कि यूनिवर्स और हम एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। क्योंकि अगर बाहर का ब्रह्मांड समझ लिया और अंदर का मन समझ लिया तो शायद जिंदगी समझ आ जाए। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। क्वेश्चंस दैट वी ऑल हैव। यूनिवर्स क्या है? लाइफ का पर्पस क्या है? ये यूनिवर्स बना कैसे? आज हम इस सवाल को देखेंगे, साइंस के थ्रू समझेंगे और फिर उस पर रिफ्लेक्ट करेंगे उन नज़रियों के साथ जो हजारों साल पहले भी इस सवाल को एक्सप्लोर कर रहे थे। द क्रिएशन। ये कहानी शुरू होती है शून्य से, एक स्टेट से जिसे हम कहते हैं सिंगुलैरिटी, जहाँ नथिंगनेस है, न स्पेस, न टाइम, न मैटर और ना ही कोई एनर्जी, कुछ भी नहीं। और फिर होता है एक बड़ा धमाका जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। ये एक्सप्लोजन स्पेस के अंदर नहीं हुआ था, ये खुद स्पेस का एक्सपेंशन था। बिग बैंग के बाद कुछ की इवेंट्स हुए। 10⁻⁻36 सेकेंड्स में कॉस्मिक इन्फ्लेशन, यूनिवर्स ने अनइमेजिनेबल स्पीड से एक्सपैंड किया। फ्यू मिनट्स लेटर हाइड्रोजन एंड हीलियम बने। लाइट अभी भी ट्रैप थी, जिसको हम डार्क एजेस कहते हैं। 3,80,000 ईयर्स बाद लाइट फ्री हुई। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड उसका एक एविडेंस है जो कि साइंटिस्ट ने कैप्चर किया हुआ है। हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद फर्स्ट स्टार्स और गैलेक्सीज बने। और आज भी यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। लेकिन एक ऑनेस्ट बात, बिग बैंग से पहले क्या था? साइंस सेज वी डोंट नो येट। यूनिवर्स फ्रॉम द लेंस ऑफ साइंस। यूनिवर्स को समझने के लिए हमें उसके फंडामेंटल पिलर्स समझने होंगे: स्पेस, टाइम एंड एनर्जी। स्पेस, which includes matter, is one pillar and the other two are time and energy. मॉडर्न फिजिक्स कहता है कि ये 3 अलग नहीं हैं, बल्कि डीपली इंटरकनेक्टेड हैं। और इस कनेक्शन को सबसे पहले समझाया अल्बर्ट आइंस्टीन ने। कैसे, वो हम आगे एक्सप्लोर करेंगे। फिलहाल चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले एलिमेंट से, स्पेस। यहीं से जर्नी इंटरेस्टिंग होती है। स्पेस के पार्ट्स हैं मैटर, जिसमें स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज हैं, और वैक्यूम एनर्जी, जो कि बनी है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से। मैटर सिर्फ 5% है और बाकी है इनविजिबल डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, जो कि 95% है। डार्क मैटर यूनिवर्स को जोड़ता है, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि 27% है यूनिवर्स की। और दूसरा जो उसे फैलाता है, एवर एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, जिसका एविडेंस है वो है डार्क एनर्जी, एक रिपेलिंग फोर्स जो यूनिवर्स को परपेचुअली एक्सपेंड कर रही है। इसका एविडेंस 1998 में साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया डिस्टेंट सुपरनोवा से। सुपरनोवा को ऑब्जर्व करके उन्होंने पाया कि यूनिवर्स एक्सपेंशन इज एक्सेलरेटिंग, नॉट स्लोइंग डाउन।
This was unexpected, so something must be pushing space apart, acting like a repulsive force. That something is dark energy. Imagine करो कि यूनिवर्स एक बैलून है, डार्क मैटर उस बैलून के अंदर का वेट है जो स्ट्रक्चर बनाता है, और डार्क एनर्जी वो फोर्स है जो बैलून को कंटिन्यूसली फुला रही है। और अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट DESI जो कि एरिजोना में बेस्ड है, एक लार्ज स्केल एस्ट्रोनॉमी प्रोजेक्ट है जिन्होंने मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज का 3D मैप बनाया है। और रीसेंट ऑब्जर्वेशन ये हिंट देती है कि शायद डार्क एनर्जी कांस्टेंट नहीं है, बल्कि टाइम के साथ साथ वीकन हो रही है। अगर फ्यूचर ऑब्जर्वेशन इस बात को कंफर्म करते हैं तो पॉसिबल है कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन एक दिन स्लो हो, रुक जाए, और शायद रिवर्स भी हो। यानी बिग बैंग से शुरू हुआ एक्सपेंशन एक दिन बिग क्रंच या कॉस्मिक कोलैप्स में बदल सकता है। इंटरेस्टिंग बात ये है, यूनिवर्स का ज़्यादा हिस्सा जो हम देख ही नहीं सकते वही उसे कंट्रोल कर रहा है। शायद रियलिटी सिर्फ वो ही नहीं जो हमें दिखती है। अब तक हमने देखा स्पेस क्या है, लेकिन स्पेस अकेला काफ़ी नहीं है, क्योंकि बिना टाइम के सब कुछ मोशनलेस होगा। टाइम क्या है? क्या ये सिर्फ क्लॉक का मूवमेंट है, या एक ऐसी चीज़ जिसके बिना यूनिवर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता? और सबसे इंटरेस्टिंग, क्या टाइम रियल है या सिर्फ हमारी परसेप्शन? Put your hand on a hot stove for a minute and it seems like an hour. Sit with a pretty girl for an hour and it seems like a minute. That's relativity for you by Albert Einstein, जिन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली रिलेटिविटी को समराइज किया। इन फिजिक्स टाइम कोई अलग चीज़ नहीं है, इट इज़ पार्ट ऑफ स्पेस टाइम। स्पेस की 3 डायमेंशंस और टाइम का 4th डायमेंशन टुगेदर, दैट इज़ 4D रियलिटी। इसको आइंस्टीन ने मैथमेटिकल इक्वेशन E=mc² से डिनोट किया, बट ये सिर्फ एक थियोरेटिकल इक्वेशन थी। इसको प्रूव बाद में किया गया। आइंस्टीन्स थियोरी ऑफ रिलेटिविटी एक्सप्लेन्स how time flows slower for objects moving faster or experiencing stronger gravity. That's why astronomer cruising at near the speed of light will feel time passing very slowly. Fast moving object, time slows down. Strong gravity, time slows down. इसके लिए जो की एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट था 1990 का सोलर इक्लिप्स, जिसमें बेंडिंग ऑफ लाइट को डिटेक्ट किया गया। स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम के पास लाइट बेंड होती हुई नजर आई। इसका एप्लीकेशन अगर हम देखें तो GPS सैटेलाइट्स को करेक्ट करना पड़ता है बिकॉज ऑफ रिलेटिविटी। द सेकेंड एक्सपेरिमेंट इज क्लॉक्स एक्सपेरिमेंट, जो कि टाइम डायलेशन को दिखाता है। मूविंग क्लॉक्स रन स्लोअर ऑन एयरप्लेन्स। डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी का क्लोज कनेक्शन टाइम और स्पेस से है, जैसा कि आइंस्टीन ने डिस्क्राइब किया था। What gives direction to time? Entropy, direction of time. टाइम का डायरेक्शन किसी क्लॉक से नहीं, एंट्रोपी से डिसाइड होता है। टाइम वो नहीं जो क्लॉक दिखाता है, टाइम वो है जो चेंज को पॉसिबल बनाता है। टाइम की एग्जिस्टेंस का रीज़न देते हुए आइंस्टीन ने कहा था, द ओनली रीज़न फॉर टाइम इज सो दैट एवरीथिंग डजंट हैपन एट वंस। With this, let's move to energy, the most important pillar of the universe, the very being that gives life. Energy. Energy क्या है? क्या ये सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी है? साइंस कहता है एनर्जी वो है जो चेंज को पॉसिबल बनाती है।
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है एनर्जी ना क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, सिर्फ ट्रांसफॉर्म होती है। आइंस्टीन की इक्वेशन E=mc² में m जो कि मैटर है और E एनर्जी इंटरचेंजेबल है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द थ्री पिलर्स ऑफ द यूनिवर्स। दिस इज व्हाट टाइज these three in the universe. E=mc²। एनर्जी सिर्फ फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट है या एग्जिस्टेंस का फाउंडेशन? शायद दोनों ही। तो इस स्पेस टाइम और एनर्जी की रियलिटी क्या है हमारी लाइफ में? चलिए अपनी जर्नी के अगले पड़ाव में, यूनिवर्स फ्रॉम द ह्यूमन पर्सपेक्टिव। हमने तो अभी सिर्फ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की बात की है। वी डोंट नो व्हाट लाइज बियॉन्ड दिस यूनिवर्स, और आर देयर मल्टीवर्स। एक डिस्क्लेमर, क्योंकि हमारी रियलिटी हमारी लिमिटेशन से कनेक्टेड है। एक लिमिटेड या सीमित माइंड असीमित या इनफिनाइट को कभी कंप्लीटली जान नहीं पाएगा। हम चाहें भी मगर एक मग में पूरा ओशन नहीं समा सकते। हाँ, पर मग का पानी ओशन में मिलकर समुद्र समान असीमित ज़रूर हो सकता है। थिंक अबाउट इट, इज़न्ट इट ब्यूटीफुल? यूनिवर्स इतना बड़ा है कि हम इनसिग्निफिकेंट भी हैं और यूनिक भी। विद दैट इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी ये जर्नी आगे बढ़ाते हैं। Who are we in reference to the universe? Let's understand. अगर अर्थ एक ग्रेन ऑफ सैंड हो तो यूनिवर्स एक पूरा बीच भी नहीं होगा। वो शायद पूरी अर्थ के बराबर होगा। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स अप्रॉक्सीमेटली 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज। इस स्केल पर ह्यूमन एग्जिस्टेंस फिजिकली इनसिग्निफिकेंट लग सकती है, लेकिन एक पैराडॉक्स है। हम इतने छोटे होते हुए भी इतने बड़े यूनिवर्स को समझ पा रहे हैं। और अगर टाइम की बात करें तो मॉडर्न कॉस्मोलॉजी के अकॉर्डिंग यूनिवर्स की एज 13.8 बिलियन ईयर्स है, लेकिन इस नंबर को समझना मुश्किल है। तो आइए इमेजिन करते हैं, अगर पूरे यूनिवर्स की हिस्ट्री को सिर्फ एक साल में कंप्रेस कर दिया जाए तो 1 जनवरी को बिग बैंग हुआ, सितंबर तक अर्थ बनती है, 25 दिसंबर को डायनासोर आते हैं और दिसंबर 31 रात 11:59 पर हम एंटर करते हैं। यानी पूरे यूनिवर्स की कहानी में हम सिर्फ लास्ट सेकंड में आए हैं। कार्ल सगान ने कहा था, वी आर लाइक बटरफ्लाइज हु फ्लटर फॉर अ डे एंड थिंक इट इज forever. साइंस कहता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी ना क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय, सिर्फ ट्रांसफॉर्म। स्टार्स, प्लैनेट्स और हम भी एनर्जी के ही पैटर्न्स हैं। एंट्रोपी यानी ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ मूवमेंट। जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है यूनिडायरेक्शनली, वैसे ही हमारी बॉडी भी। एंट्रोपी के यूनिडायरेक्शनल होने से हम पास्ट याद रख सकते हैं लेकिन फ्यूचर नहीं। और अल्बर्ट आइंस्टीन ने तो ये ऑलरेडी बताया ही था, यानी जो हमें सॉलिड लगता है वो एक्चुअली एनर्जी ही है, क्योंकि मैटर और एनर्जी इंटरचेंजेबल है, जैसा कि आइंस्टाइन ने बताया था। तो अगर हम सब कुछ जोड़ें, टाइम के स्केल पर हम सिर्फ एक सेकंड हैं, स्पेस के स्केल पर हम ऑलमोस्ट इनविजिबल हैं, और एनर्जी के लेवल पर हम अलग ही नहीं हैं, हम यूनिवर्स का ही एक पैटर्न है। तो क्या हम यूनिवर्स को देख रहे हैं या यूनिवर्स खुद को हमारे थ्रू देख रहा है? और लाइफ होने की प्रोबेबिलिटी, इतने बड़े यूनिवर्स में लाइफ का एग्जिस्ट करना रेयर है या इनएविटेबल? लाइफ के लिए मल्टीपल कंडीशंस चाहिए, राइट टेम्परेचर, लिक्विड वाटर, स्टेबल स्टार, केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी।
एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। कुछ मॉडल्स कहते हैं लाइफ रेयर है और कुछ कहते हैं ये कॉमन हो सकते हैं। ड्रेक्स इक्वेशन इसको फाइंड आउट करने में हेल्प करती है। एक एपिसोड बहुत ही खास है यंग शेल्डन कूपर का, जिसमें वो ऑड्स ऑफ लाइफ एग्जिस्ट करने के बारे में अपनी मॉम से शेयर कर रहा है। एंड ही सेड, Did you know that if gravity were slightly more powerful, the universe would collapse into a ball? I did not. Also, if gravity were slightly less powerful, the universe would fly apart and there'd be no stars or planets. Where are you going with this, Sheldon? It's just that gravity is precisely as strong as it needs to be. And if the ratio of the electromagnetic force to the strong force wasn't 1%, life wouldn't exist. What are the odds that would happen all by itself? Why are you trying to convince me to believe in God? You don't believe in God. I don't, but the precision of the universe at least makes it logical to conclude there's a creator. statistically speaking, the possibility of life is really low on Earth, which suggests either we are very, very lucky or someone wanted us here. So, we should be truly grateful to just exist. जैसे जैसे साइंस इवॉल्व हुई, हमने सोचा था कि शायद सब कुछ एक्सप्लेन हो जाएगा, लेकिन इंटरेस्टिंगली जितना हम डीप जाते गए उतने नए सवाल खड़े होते गए। वर्नर हिजनबर्ग, द क्रिएटर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, हु आल्सो वन नोबेल प्राइज, ने एक बार कहा था, द फर्स्ट सिप फ्रॉम द ग्लास ऑफ साइंस मेक्स यू एन एथियस्ट, बट एट द बॉटम ऑफ द ग्लास गॉड इज वेटिंग। शायद इसका मतलब ये नहीं है कि साइंस गलत है, बल्कि ये कि रियलिटी हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग से कहीं ज़्यादा गहरी है। सरफेस लेवल पर सर्टेनिटी मिलती है, लेकिन डेप्थ में जाकर मिस्ट्री वापस आ जाती है, और शायद वहीं से रियल इंक्वायरी शुरू होती है। और इसीलिए शायद हमें और गहरा उतरना होगा, वहाँ जहाँ मॉडर्न साइंस अभी भी आंसर्स ढूंढ रही है। नॉट टू रिजेक्ट साइंस बट टू एक्सेप्ट एंड इनकोड इट इन सनातन दर्शन। तो चलिए साइंस को एक स्प्रिंग बोर्ड की तरह यूज़ करते हुए हम एंटर करते हैं एक और गहराई में, सनातन की गहराई में। ये एक ऐसा दर्शन है जो हज़ारों सालों से एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस, ऑस्मोस के कनेक्शन को एक्सप्लोर करता आया है। सनातन सनातन सिर्फ एक रिलीजन नहीं है, ये एग्जिस्टेंस को समझने का एक एटर्नल फ्रेमवर्क है। सनातन का लिटरल मीनिंग होता है दैट विच इज़ एटर्नल, जिसका ना कोई बिगनिंग है ना कोई एंड। इसमें साइंस की तरह इंक्वायरी है, फिलॉसफी की तरह रिफ्लेक्शन है, और स्पिरिचुअलिटी की तरह इनर एक्सपीरियंस। और शायद इसीलिए सनातन आंसर्स देने से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछने की हिम्मत देता है। हमारे ऋषि मुनियों ने ये रियलिटी को लेबोरेटरी में नहीं, डीप ऑब्जर्वेशन, मेडिटेशन और इनर एक्सप्लोरेशन के थ्रू समझने की कोशिश की। उन्होंने श्रुति और स्मृति से जो पैटर्न्स एक्सपीरियंस किए, उन्हें स्टोरीज, सिंबल्स, मंत्रास और फिलॉसफीज के रूप में इनकोड किया। यूनिवर्स, दी सनातन लेंस। कार्ल सगान ने एक चीज़ को बहुत एम्फसाइज किया था, ह्यूमिलिटी। उन्होंने कहा था, द यूनिवर्स इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी इन परफेक्ट हार्मनी विद ह्यूमन एम्बिशन, यानी यूनिवर्स हमारे हिसाब से नहीं चलता। और शायद इसीलिए अंडरस्टैंडिंग की इस जर्नी में ईगो कम और क्यूरियोसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। सनातन फ्रेमवर्क में श्री हरि को स्पेस से डोनेट किया गया है और उसके अंदर के मैटर को ब्रह्मा से, टाइम को शिव से, जिन्हें महाकाल कहा जाता है, और एनर्जी,
देवी शक्ति से। और ये तीनों अलग नहीं है। जैसा मॉडर्न फिजिक्स स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम और एनर्जी को इंटरकनेक्टेड मानता है, वैसे ही सनातन क्रिएशन को एक इंटरकनेक्टेड कॉस्मिक डांस के रूप में देखता है। विष्णु जो कि स्पेस है और स्पेस के अंदर मैटर जो कि ब्रह्मा से डिनोट किया गया है, इसीलिए ब्रह्मा को विष्णु के नाभि कमल में बैठा हुआ दिखाया गया है। डार्क मैटर शेषनाग है जिसके द्वारा ये यूनिवर्स इंटैक्ट है। रिमेंबर ग्रेविटेशनल फोर्स जो मैटर को ग्लू करके रखता है। जैसे कीचड़ में लोटस का कमल खिलता है, वैसे ही डार्क एनर्जी से क्रिएशन पॉसिबल होती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सनातन फिलॉसफी में भी यूनिवर्स को लीनियर नहीं साइक्लिक माना गया है। सृष्टि, स्थिति, प्रलय, क्रिएशन, प्रिजर्वेशन, डिसोल्यूशन और फिर दोबारा क्रिएशन। यूनिवर्स के इस क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन को भगवान विष्णु की कॉस्मिक ब्रीदिंग का एक पहलू बताया गया है। जब श्री हरि एक्सेल करते हैं तो बिग बैंग होता है और यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में आता है और एक्सपैंड करता है। जैसे ही वो इनहेल करना शुरू करते हैं तो यूनिवर्स दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करके एक नॉन एग्जिस्टेंस में चला जाता है। ये प्रोफाउंड सिंबॉलिक पैरेलल है बिग बैंग और बिग क्रंच का, जिसको अभी अभी मॉडर्न साइंस ने जस्ट अंडरस्टैंड करना शुरू किया है। अब जानते हैं पंचभूत को। सनातन के अकॉर्डिंग स्पेस के 5 एलिमेंट्स हैं। आकाश, द स्पेस, द लार्जेस्ट एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय बॉडी ऑफ विष्णु। अगर आप उनका बॉडी का कलर देखेंगे तो वो भी डार्क ब्लू या ब्लैक दिखेगा जैसा कि स्पेस है। उनके हाथों में 4 चीज़ें दर्शाई गई हैं: गदा, सुदर्शन चक्र, शंख और लोटस। गदा एयर यानी वायु को रिप्रेजेंट करती है, सुदर्शन चक्र फायर को रिप्रेजेंट करता है, शंख वाटर को रिप्रेजेंट करता है और लोटस पृथ्वी यानी अर्थ को डिनोट करता है। टाइम स्पेस के साथ ही आता है। टाइम सनातन में टाइम को काल कहा गया है और इसे अक्सर शिव के रूप में समझा जाता है। महाकाल जो समय से भी परे हैं। आइंस्टीन ने बताया स्पेस और टाइम अलग नहीं बल्कि एक ही फैब्रिक है। स्पेस टाइम जैसा आइंस्टीन ने बताया था एक कॉन्टिन्यूम है, वैसे ही श्रीहरि और शिव का डीप कनेक्शन है जो हम आने वाले एपिसोड्स में डीपली समझेंगे। डार्क एनर्जी वीकन हो रही है और बिग बैंग के बाद बिग क्रंच आएगा, तो उससे हम ये कह सकते हैं कि ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। सनातन में इसीलिए टाइम को लीनियर नहीं बल्कि साइक्लिक ही दर्शाया गया है, जो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन दोनों का पार्ट है। एक एंडलेस साइकिल जिसका ना कोई एब्सोल्यूट बिगनिंग है ना ही फाइनल एंड। शिव के नटराज रूप में ये साइकिल सिंबॉलिकली दिखाया गया है, जहां उनका तांडव क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन दोनों को रिप्रेजेंट करता है। टाइम सिर्फ फ्लो नहीं है, टाइम ट्रांसफॉर्मेशन है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सर्न दुनिया के सबसे बड़े पार्टिकल फिजिक्स रिसर्च सेंटर जो कि स्विट्ज़रलैंड में है, वहाँ पर भी नटराज की मूर्ति स्थापित है, एक सिंबॉलिक रिमाइंडर की तरह कि यूनिवर्स एक कांस्टेंट डांस ऑफ क्रिएशन और ट्रांसफॉर्मेशन है। टाइम को और डिटेल में हम आगे जानेंगे, जहाँ पर हम पंचांग द 5 एलिमेंट्स ऑफ टाइम इंडियन वे ऑफ मेजरिंग टाइम को स्टडी करेंगे। अब बात करते हैं एनर्जी। सनातन में इसे कहा जाता है शक्ति, यूनिवर्स की ड्राइविंग फोर्स।
वही फोर्स जो सब कुछ चलाती है, जो क्रिएशन भी है और ट्रांसफॉर्मेशन भी। तो क्या शक्ति एनर्जी का सिंबॉलिक रूप हो सकती है? हो सकता है, या शायद एक पोएटिक एक्सप्रेशन हो, लेकिन कनेक्शन इग्नोर करना मुश्किल है। शक्ति, ऊर्जा is denoted by energy, force or fire, and fire is red when extremely hot, and that is the color of Durga, red. शक्ति को ही प्रकृति कहा जाता है। जहाँ स्पेस टाइम यूनिवर्स की कॉन्शियस है, वहीं प्रकृति यूनिवर्स की ड्राइविंग फोर्स। विदाउट एनर्जी, स्पेस टाइम विल सीम टू बी अ मोशनलेस ब्लॉक। एंशियंट टेक्स्ट कहते हैं रियलिटी के बेस है नाद, वेव फील्ड बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स, द प्राइमोर्डियल वाइब्रेशंस, एनर्जी की वाइब्रेशंस। मॉडर्न फिजिक्स भी कहता है मैटर फंडामेंटली एनर्जी पैटर्न्स ही हैं। डिफरेंट लैंग्वेजेस, सिमिलर क्यूरियोसिटी। एनर्जी ही यूनिवर्स का फ्लो है और शायद वही हमारी लाइफ का भी फ्लो है। द कनेक्शन बिटवीन द टू। तो अगर हम पूरी जर्नी को एक साथ देखें, स्पेस शायद एक इटर्नल साइकिल है, एक्सपेंशन और कोलैप्स का, बिग बैंग और शायद एक दिन बिग क्रंच। टाइम एक ऐसा फ्लो है जो एंट्रोपी के साथ हमेशा आगे बढ़ता रहता है, क्रिएशन से डिसोल्यूशन की तरफ। और एनर्जी वो अदृश्य शक्ति है जो इस पूरे कॉस्मिक साइकिल को चलाती है। सृष्टि, स्थिति, प्रलय, क्रिएशन, प्रिजर्वेशन, डिसोल्यूशन और फिर दोबारा क्रिएशन। शायद ये एक अनंत चक्र है जिसमें गैलेक्सीज भी जन्म लेती हैं और हम भी। और इस पूरे चक्र में एक और जर्नी चल रही है, आपकी जर्नी। ऋग्वेदा में एक सूक्त है, नसादिया सूक्त। ये शायद दुनिया का सबसे डीप क्रिएशन हिम्स में से एक है। इसमें लिखा है, न असत था न सत था, न स्पेस था न स्काई, न डेथ थी न इमॉर्टैलिटी। यानी एक ऐसी स्टेट जहाँ कुछ भी डिफाइन नहीं था, ना एग्जिस्टेंस ना नॉन एग्जिस्टेंस। और फिर एक लाइन आती है, कौन जानता है ये सब कैसे हुआ। ये बहुत पावरफुल है। ये कह रहा है शायद क्रिएशन का अल्टीमेट ट्रुथ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के बाहर हो, बियॉन्ड हो। और फिर आता है तत् त्वम असि, तुम वही हो। तो क्या हम यूनिवर्स से अलग हैं या उसका ही एक एक्सप्रेशन है? ये आंसर आपको खुद ढूंढना है। एक पोएम है जो अक्सर खलील जिब्रान से जोड़ी जाती है। इट इज सेड दैट बिफोर एंटरिंग द सी अ रिवर ट्रेम्बल्स विद फियर। शी लुक्स बैक एट द पाथ शी हैज ट्रेवल्ड, फ्रॉम द पीक्स ऑफ द माउंटेन्स द लॉन्ग विंडिंग रोड crossing forests and villages, and in front of her she sees an ocean so vast that to enter there seems nothing more than to disappear forever. But there is no other way. The river cannot go back. Nobody can go back. To go back is impossible in existence. The river needs to take the risk of entering the ocean, because only then fear disappear. Because that's where the river will know it's not about disappearing into the ocean, but of becoming the ocean. शायद हम भी वही नदी हैं जो यूनिवर्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें मिलने से डरते हैं। पर उसी नदी में मिलकर हम इन्फिनाइट को जान सकते हैं।
ये अनंत चक्र है जिसको समझना या उससे बाहर आना दोनों ही सर्टेनिटी से ज़्यादा क्यूरियोसिटी को इम्पोर्टेंस देते हैं। जब ये क्यूरियोसिटी की दृष्टि आती है तो प्रॉब्लम्स गायब नहीं होती, लेकिन उनका वेट हल्का हो जाता है क्योंकि डर कम हो जाता है और अवेयरनेस बढ़ जाती है। शायद ज्ञान का असली पर्पस सिर्फ इंफॉर्मेशन देना नहीं बल्कि लिबरेशन है। फियर से लिबरेशन, ईगो से लिबरेशन और शायद अलग होने के भ्रम से लिबरेशन। अगर ये जर्नी आपको टच कर रही है तो अपने थॉट्स और सवाल कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। हम मिलकर एक्सप्लोर करेंगे एज सीकर्स, एज एक्सप्लोरर्स, एज क्यूरियस माइंड्स, क्योंकि शायद आंसर्स कहीं बाहर नहीं हमारे अंदर ही छिपे हुए हैं और उन्हें ढूंढने की ये जर्नी अभी बस शुरू हुई है। हरिओम तत्सत।